हेलो दोस्तों एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 7 का हम लोग यहाँ पे 11वां चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लोग जंतुओं और पादप में परिवहन किस तरह होता है, ठीक है, रक्त का संचालन किस तरह होता है और उसका क्या मतलब होता है, क्या कार्य होता है, उसको हम लोग जानेंगे। यह वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी हम बनाए हैं, जहाँ पे एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट से हम कॉन्सेप्ट को बनाए हैं। चलिए, पहला जो पॉइंट है वह है हृदय और रक्त वाहिनियों संयुक्त रूप से हमारे शरीर का कौन सी तंत्र बनाती है। तो देखिए, हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र होता है जिसका अलग अलग काम होता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। तो परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है जो खून का प्रवाह होता है, खून जो फ्लो करता है उसी को हम लोग बोलेंगे परिसंचरण तंत्र। अब खून का जो फ्लो होता है वो कहाँ पे जाता है, हार्ट में जाता है। तो हार्ट भी खून को क्या करता है, पंप करता है। तो यह जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको बनाने में कौन कौन काम आता है, हृदय और जो नस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ, ये सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारे शरीर में जितना भी नस है, वाहिनियां है, रक्त वाहिनियां और हृदय जो है, दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। तो परिसंचरण समझ में आ गया। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए परिसंचरण तंत्र में एक हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो देखिए रक्त क्या होता है, तो रक्त जो होता है, रक्त वह तरल पदार्थ होता है। यह एक ऐसा लिक्विड पदार्थ होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। जो रक्त जो भेसल होते हैं, जो ब्लड भेसल होते हैं, उसमें क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो ब्लड जो है एक ऐसा लिक्विड होता है, एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो ब्लड भेसल में मतलब रक्त वाहिनियों में क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। अब इसका काम को हम लोग देख लेते हैं, आखिर रक्त का काम क्या होता है, रक्त इतना जरूरी क्यों है हमारे बॉडी में। तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका रक्त। बॉडी में रक्त रहेगा तब भी सारा काम हो पाएगा। तो दिमाग को काम करना हो या किसी भी चीज़ को काम करना हो, बॉडी का जो पार्ट्स हो, किसी पार्ट्स को अगर काम करना है तो वहाँ पे अगर रक्त नहीं पहुँचेगा तो वो बॉडी काम करना बंद कर देता है। तो बॉडी में जो रक्त जा रहा है हर एक भाग में, उस रक्त में क्या चीज़ है जिससे वो हर एक बॉडी को क्या कर रहा है, काम करने में सक्षम बना रहा है। तो देखिए ब्लड में हर एक चीज़ होता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, एनर्जी से हर एक चीज़ होता है जिससे कोई सेल जीवित रहता है। तो सेल को जीवित रखना है तो वहाँ पे ब्लड का सप्लाई होना चाहिए। इसीलिए देखिएगा जिस पार्ट में ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है या रुक जाता है वो बॉडी का पार्ट काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। इसीलिए सेकाई उकाई या सुई के माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से उस पार्ट को क्या किया जाता है, फिर उस जो भेसल होता है, जो रक्त वाहिनियाँ होता है, फिर उसको ठीक किया जाता है ताकि ब्लड का फ्लो क्या हो, बढ़े। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को हमेशा कहा जाता है कि एक्सरसाइज करते रहिए, आधा घंटा 1 घंटा दिन भर में आपको एक्सरसाइज करना है। या उससे अच्छा है, एक्सरसाइज का सबसे बेहतर तरीका हो गया जी आप टहलिए, थोड़ा सा दौड़िए। उससे क्या होगा, बॉडी का पूरा सर्कुलेशन जो है, बॉडी का जो ब्लड है पूरा बॉडी में रन करते रहेगा और बॉडी के हर एक पार्ट्स में, हर एक सेल में पहुँचेगा, जिससे आपका जो सेल का जो लाइफ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो रक्त का कार्य क्या होता है, तो देखिए रक्त जो होता है पहला काम क्या करता है, यह पाचित भोजन को क्षुद्रांश से मतलब छोटी आंत से क्या करता है, शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। तो रक्त जितना भी पाचा हुआ भोजन है, जितना भी पचा हुआ भोजन है, उस सब को क्या करता है, छोटी आंत से निकाल कर उसको सोख कर वो जो है शरीर के अन्य भागों में जहाँ जहाँ सेल है वहाँ पर क्या करता है, ले जाता है। क्योंकि सब सेल का अपना अपना लाइफ है, उसको एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को ले जाता है, कौन ले जाता है, रक्त ले जाता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, फेफड़ा में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, ठीक है। तो फेफड़ा में जाकर ये क्या करता है, ब्लड अपने अंदर ऑक्सीजन ले लेता है और इस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ ढोते हुए जितना भी सेल है, जितना भी कोशिका है वहाँ तक ले जाता है। क्या कि पूरा खेल जो है कोशिका का है, कोशिका जिंदा रहेगा तो बॉडी जिंदा रहेगा, बात समझे। अगला है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित दूसरा काम हो गया, एक तो ऑक्सीजन ले गया, दूसरा काम है जब सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा तो उसको अपने में मिला लेगा और उसको ले जाते हुए कहाँ पे ले जाएगा, उसको हार्ट में ले जाएगा, फिर हार्ट से वो कहाँ पे ले जाएगा, फेफड़ा में ले जाएगा, ठीक है। तो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अनअपशिष्ट जो पदार्थ है, अलग जो टॉक्सिक पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, उसको क्या करेगा, हृदय में ले जाएगा और हृदय से वो साफ होने के लिए मतलब फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पे चल जाएगा, फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है। तो रक्त का क्या कार्य होता है आपको समझ में आ गया। एक तो पाचित भोजन को क्या करेगा, छोटी आंत से बॉडी के अलग अलग भागों में पहुँचाएगा। दूसरा जो है फेफड़ा से ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, कोशिका तक पहुंचाएगा। दूसरा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और अनअपशिष्ट पदार्थ लेगा और उसको फेफड़ा पहले दिल में ले जाएगा, हृदय में ले जाएगा, फिर वहां से फेफड़ों में सप्लाई कर देगा। तो यह काम होता है किसका, रक्त का। अब अगला पॉइंट को देखते हैं। ब्लड का एक और बहुत बड़ा काम होता है, हमारे बॉडी में जितना सेल
क्रिया करता है, सेल जो भी काम करता है उससे बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ बनता है, टॉक्सिक पदार्थ बनता है। वो टॉक्सिक पदार्थ अगर हमारे बॉडी में रह गया तो बॉडी को डैमेज करेगा, सेल को डैमेज करेगा और जो है बहुत तरह का बीमारी होगा। उस टॉक्सिक पदार्थ को निकालने में ब्लड जो होता है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यह क्या करता है, ब्लड जो होता है किडनी तक पहुंचता है, क्योंकि ब्लड जो है वो क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थ को ढोने का काम करेगा, उसको साफ करेगा किडनी, लेकिन ये ढो के ले जाएगा। तो ब्लड जो है जितना भी गंदगी है बॉडी में उसको क्या करेगा, ढो के किडनी के पास ले जाएगा और किडनी क्या करेगा, ब्लड को एक ओर से पास होने देगा और उसमें से जो गंदगी है उसको सूखेगा और उसको मूत्र के रास्ते, ठीक है, यूरिन के रास्ते वो क्या करेगा, उसको पास करा देता है। तो उससे टॉक्सिक पदार्थ जो है निकल जाता है, या पसीना के रास्ते भी टॉक्सिक पदार्थ क्या होता है, निकल जाता है। तो ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है जो टॉक्सिक पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने में, ठीक है। तो यह शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन गुर्दों तक करता है। कहाँ तक, गुर्दा तक, किडनी तक। अगला पॉइंट है रक्त का तरल भाग किसे कहते हैं। तो देखिए रक्त में 3 भाग होता है, मूल रूप से ध्यान रखिएगा। रक्त में एक होता है आपका WBC, एक होता है प्लेटिलेट और एक होता है रेड ब्लड सेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटिलेट्स और रेड ब्लड सेल 3 हो गया, ये ब्लड में होता है, ठीक है। तो देखिए रक्त का जो तरल भाग होता है, जो लिक्विड वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, तो देखिए हीमोग्लोबिन होता क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है एक लाल पिगमेंट होता है, एक लाल वर्णक होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, RBC। तो RBC में एक रेड पिगमेंट होता है, एक लाल वर्णक होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन अगर पता चल जाएगा तो इससे हम लोग ब्लड को मेजर कर सकते हैं, जो ब्लड कितना है, ठीक है। एक इसका एक निश्चित अनुपात होता है, एक फिक्स आयतन में, किसके, रक्त के, ठीक है। तो देखिए ब्लड जब भी माप आता है तो देखा जाता है आपके अंदर हेमोग्लोबिन कितना है। नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है, मर्द में मान लीजिए 13 से 15 होता है या 16 कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। और लेडीज में थोड़ा सा, औरतों में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इससे हेमोग्लोबिन का मात्रा कितना है इसे पता चल जाता है कि आपके बॉडी में कितना ब्लड है। अगला है यह ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके, हेमोग्लोबिन क्या करता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को अपने साथ खींचना। तो हेमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा बॉडी में तो यह ऑक्सीजन को अपने साथ नहीं खींच पाएगा। बात समझे। तो ऑक्सीजन को खींचने का काम कौन करता है, कौन करता है, आयरन करता है। और ये आयरन किस में रहता है, हेमोग्लोबिन में। तो याद रखिएगा हेमोग्लोबिन जो है इसमें आयरन रहता है और इसका काम होता है ऑक्सीजन को खींचना, क्योंकि इसका जो लगाव है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तगड़ा होता है, ठीक है। और इससे भी तगड़ा आपको बता चुके हैं किसके साथ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो यह क्या करता है, यह ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। यह ऑक्सीजन को भेजने का काम करता है बॉडी के सभी सेलों में। अगला है रक्त का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो बता दिए हैं किसके उपस्थिति के कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होगा। और हीमोग्लोबिन में कौन रहता है, तो आयरन रहता है, ठीक है। अगला है श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब WBC का कार्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ से फिगर से थोड़ा समझ लीजिए। ये ब्लड हो गया, ब्लड में देखिए प्लाज्मा होगा, उसके बाद प्लेटिलेट्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है और रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो है 44% होता है, प्लेटिलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, ठीक है, ये होता है 1%। और प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है, 55%। ये आपको अगला जब नेक्स्ट क्लास कराएंगे हम लोग, ठीक है, 10th में ये सब चीज़ को हम लोग डेटा के फॉर्म में देखेंगे, नहीं था बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिए हैं, ठीक है। क्लास वाइज हम लोग का नॉलेज भी बढ़ेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग 7 क्लास को जो है NCERT उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो 7 के हिसाब से ही हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब प्लाज्मा में पानी होता है, आयंस होता है, कैल्शियम सोडियम पोटासियम, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वेस्ट होता है और गैस होता है, ठीक है। और प्लेटिलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल 1% से कम होता है। प्लेटिलेट्स का काम जन्म में करते हैं, यह क्या करता है, खून को जमने में मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है बीमारी से लड़ता है, कोई भी इन्फेक्शन है उससे लड़ता है, ठीक है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं का कार्य क्या होता है, तो यह कोशिकाएं उन रोगों को, उन रोगाणु को नष्ट करता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो भी रोग हमारे शरीर में, ठीक है, आ जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, उसको क्या करता है, खत्म करता है, नष्ट करता है, ठीक है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आएगा उसी से ना बीमारी होगा। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको यह क्या करता है, मार देता है, उसको खत्म कर देता है। अगला है रक्त का थक्का किसके कारण होता है। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है, प्लेटिलेट्स, जिसको हिंदी में हम लोग पट्टिकाणु भी बोलते हैं। अगला है रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त वाहिनियाँ क्या होती है, ब्लड वेसल क्या होता है। तो देखिए ब्लड वेसल का मतलब होता है
एक ऐसा नली होता है जिसे खून पास होता है, ठीक है। तो वह नली जिसे खून पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां बोलते हैं। बात समझे। तो यह ऐसी वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अब ब्लड को जाना है हर एक भाग में, एक भाग से दूसरे भाग में जाना है। बात समझे। तो एक भाग से दूसरे भाग में जो ब्लड जाएगा वो कैसे जाएगा, किसी नली के द्वारा जाएगा। तो उसी नली को हम लोग बोलते हैं रक्त वाहिनियां, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आप देख सकते हैं ये पूरा जो है बॉडी में हमारा पूरा ये जो होता है ब्लड वेसल पूरा बना होता है। हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ बॉडी का भाग होगा वहां तक नस जाता है। बहुत सारा नस दिखता है और बहुत सारा नस नहीं दिखता है। जैसे पेट वाला नस नहीं दिखता है, लेकिन पेट में भी हर जगह क्या होता है, नस होता है, ठीक है। हाथ में वाला नस दिख जाता है, पैर वाला नस दिख जाता है, ठीक है। इधर का बैक वाला नस नहीं दिखता है, लेकिन हर जगह नस होता है, ठीक है। तो ये नस का काम ही है ऊर्जा को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को वहाँ तक क्या करता है, पहुँचाता है। ऑक्सीजन को पहुँचाता है, ऊर्जा को पहुँचाता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर वो हार्ट में पहुँचता है, हार्ट से कहाँ पहुँचता है, फिर लंग्स में पहुँचता है, ठीक है। तो जितना भी ये लाल वाला और हरा वाला भाग देख रहे हैं इस सब को हम लोग बोलेंगे रक्त वाहिनियाँ। क्या बोलेंगे, रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ का मतलब हो गया ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल को देखेंगे तो दो तरह का होगा, एक होगा गंदा खून ले जाने वाला और एक होगा साफ खून ले जाने वाला, ठीक है। मतलब एगो ऑक्सीजन ले जाने वाला होगा और एगो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने वाला होगा। तो जो ऑक्सीजन ले जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, धमनी। क्या बोलेंगे, धमनी। ये O2 ले जाएगा। और जो CO2 ले जाएगा मतलब गंदा चीज को ले जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ को ले जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सीरा। इंग्लिश में सीरा को बोलेंगे वेन और धमनी को इंग्लिश में बोलेंगे आर्टरीज। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला भाग है उसको अलग कलर से दर्शाया गया है ताकि आप जान सके यह जो होता है सीरा होता है, ये इसका अलग काम होता है। और ये धमनी जो होता है रेड वाला जितना भी ब्लड वेसल है इसको बोलते हैं धमनी। ये O2 को ले जाता है, इसका अलग काम होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है। तो देखिए बॉडी में हमारा दो तरह का रक्त वाहिनियां पाई जाता है, अभी आपको बता दिए हैं। एक होता है आपका कौन, धमनी, और एक होता है शीरा, ठीक है। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, एक होता है धमनी और एक होता है शीरा, ठीक है। धमनी को आर्टरीज बोलेंगे और शीरा को क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। अब उसमें कुछ अंतर को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। धमनियों का आकार और उसके आकार के बारे में बताइए। देखिए धमनी में जो होता है ना, धमनी जो होता है ब्लड लेता है कहाँ से, हार्ट से। तो हार्ट से, दिल से जो ब्लड निकल कर बाकी भागों में जाता है उसको जो पहुंचाता है नली, उसको जो ब्लड वेसल पहुंचाता है उस ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं धमनियाँ। तो धमनियाँ जो है एक ऐसा ब्लड वेसल होता है, एक ऐसा रक्त वाहिनियाँ होता है जो दिल से मतलब हार्ट से ब्लड को लेकर बाकी भागों में पहुंचाता है, ठीक है। अब देखिए ब्लड जब हार्ट से चलेगा, किससे चलेगा, हार्ट से, ठीक है। तो हार्ट से जब ब्लड चलेगा बाकी भागों में चलेगा यह, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक प्रेशर होगा। हार्ट बार बार क्या करेगा, पंप करेगा, और पंप कर करके ब्लड को अलग अलग शरीर के भागों में क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका दीवार थोड़ा मोटा होगा, क्या कि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, ब्लड प्रेशर में है। इसका मतलब अगर पतला रहेगा तो फट सकता है। इसीलिए याद रखिएगा धमनी का जो लेयर होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा। याद रखिएगा क्या होता है, मोटा होता है। उसके बाद याद रखिए लचीला होता है। प्रेशर ज़्यादा है तो फट ना जाए इसलिए थोड़ा लचीला होता है, मतलब अगर प्रेशर बढ़ भी रहा है तो उसको एडजस्ट कर सकता है। तो याद रखिएगा धमनी जो होगा वो क्या होगा, लचीला होगा, थोड़ा उसका दीवार क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है तेजी से होता है और अधिक दाब पे होगा। इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो धमनिया का काम क्या है, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध, हृदय से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसको बॉडी के अलग अलग भागों में क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है बहुत तेज होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो तेजी से जा रहा है, क्योंकि हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, बार बार पंप कर रहा है। और इसमें प्रेशर भी क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए धमनिया का जो भितिया होता है, जो लेयर होता है अंदर वाला, वो क्या होता है, मोटा होता है, दीवार मोटी होती है। और यह जो होता है प्रत्यास्थ होता है, मतलब लचीला होता है, क्योंकि ऊपर से जब ब्लड प्रेशर के साथ है तो ये लचीला अगर नहीं होगा तो ये फट सकता है और लाइफ डेंजर में आ सकता है। इसीलिए सेल को बचाने के लिए, उस भेसल को बचाने के लिए जो भेसल होता है थोड़ा लचीला होता है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। वही बात करेंगे अगर हम किसका बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सीरा का। किसका, सीरा। तो सीरा में क्या होता है, बाकी जो बॉडी का भाग है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको ढो के ले जाता है, ठीक है। तो ब्लड चला गया बॉडी में, तो एक तो हार्ट से पूरा बॉडी में ब्लड आ गया। अब ब्लड जो है बॉडी से जब हार्ट में जाएगा तो उसके लिए अलग नस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भेन। तो भेन जो होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला
ब्लड कोड होता है, ठीक है। तो भेन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कोड होता है, और धमनी जो होता है मतलब ध्यान रखिएगा आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कोड होता है। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ से ढुआएगा, दिल से शरीर के अन्य भागों में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ से कहाँ ढुआएगा, तो वह ढुआएगा शरीर के अन्य भागों से कहाँ तक, दिल तक, ठीक है। और ये प्रक्रिया चलते रहता है, ब्लड साफ हो जाएगा, फिर उस तरह प्रक्रिया चलते रहेगा, फिर गंदा होगा फिर साफ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो याद रखेंगे ब्लड जब मतलब भेन जो है, भेन O2 वाला CO2 वाला जो ब्लड ऊपर की ओर ले जा रहा है, तो ये नीचे ना आ जाए इसके लिए भेन में जो होता है एक भाल्व होता है, याद रखिएगा भेन में क्या होता है, भाल्व। यह भाल्व क्या करता है, जैसे ही ब्लड ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, मतलब थोड़ा क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड नीचे नहीं आए, ठीक है। तो याद रखिएगा जो शीरा होता है, जो भेन होता है, वो क्या होगा, उसका लेयर उतना मोटा नहीं होगा, ये लचीला नहीं होगा, ठीक है, ये उतना प्रत्यास्थ नहीं होगा, और इसमें जो होता है भाल्व होता है, क्या होता है, भाल्व, याद रखिएगा। अगला है नाड़ी स्पंद, मतलब नब्ज किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नब्ज क्या होता है, धमनियों में रक्त के प्रवाह होने के कारण स्पंदन होता है, ठीक है, धक धक करता है। तो रक्त में जो प्रवाह होता है, कहीं ब्लड जो है ऊपर से पंप हो रहा है, तो बार बार जब पंप होगा तो कुछ आवाज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं धक 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 धक। जैसे दिल पे हाथ रखिएगा तो धक 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 करेगा, इसका मतलब है जो पंपिंग हो रहा है उसी के कारण एक आवाज़ निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धक धक, ठीक है। तो ये धक धक जो होता है शरीर में, एक तो दिल के पास होगा, बाकी शरीर का बहुत सारा हिस्सा होता है जहाँ पे ये आवाज़ आपको सुनाई देता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप राइट हैंड के, ठीक है, राइट हैंड के ई वाला पॉइंट को लेफ्ट हैंड से पकड़ेगा तो यहाँ पे आपको सुनाई देगा धक धक। तो दिल जिस तरह धड़कता है उसी तरह यहाँ पे भी ये धड़कन की तरह धड़केगा, धक धक करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं नाड़ी स्पंद। क्या बोलते हैं, नाड़ी स्पंद। जितना दिल धड़केगा उतना ही यहाँ पे आपका पॉइंट जो है वो भी धड़केगा, ठीक है। तो धमनियों में रक्त प्रवाह होने के कारण जो स्पंदन गति होता है, मतलब जो धक धक गति हो रहा है महसूस होती है, उससे हम लोग नाड़ी स्पंद बोलते हैं। कितना बार होगा, जितना बार दिल धड़केगा, ठीक है। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाई कलाई के भीतरी भाग पर रखने पर, ठीक है, राइट वाला जो आपका हाथ है उसको सीधा कर लीजिए, और उसको क्या कीजिए, लेफ्ट वाला जो अंगूठा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, रखना। अंगूठा से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, फील करने में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो इस तरह आप उसको महसूस कर सकते हैं। अगला है स्पंदन दर किसे कहते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बार स्पंदन हुआ, कितना बार धक धक हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पंदन दर, ठीक है। समझ में आया। तो जब हम तेज़ी से कोई काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो उसमें जो धक धक है वो बढ़ जाता है, डर हो जाता है तभी धक धक बढ़ जाता है। कोई एक्साइटमेंट वाला अगर कोई खबर आ जाता है, ज़्यादा खुशी वाला, उसमें भी कलेजा जो है धक धक करने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्पंदन दर। विश्राम की अवस्था में देखिए एकदम नॉर्मल अगर आप हैं तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में स्पंदन दर जो होता है वो कितना होता है, 72 से 80 होता है, ठीक है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर डर हो जाए, कोई ज़्यादा खुशी की बात आ जाए, ठीक है, तो ये जो होता है बढ़ जाता है, या मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो ये जो स्पंदन दर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। अगला है शिराएं क्या होती है, आपको बता चुके हैं। यह ऐसी रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस ले जाती है, कहाँ पे, हृदय में। तो हृदय से जो ब्लड आया है, ठीक है, किस में आया है, आर्टरीज में, वो ब्लड जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा सेल, फिर उस ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोते हुए कहाँ पहुँचाएगा, हार्ट में पहुँचाएगा, और उस नस को मतलब उस जो ब्लड वेसल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीरा बोलेंगे, ठीक है। तो शीरा का काम है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को ढो के ले जाना, कहाँ पर ले जाना, हार्ट में ले जाना, हृदय में ले जाना, ठीक है। अगला है शिराएं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। क्या होती है, उससे अगर तुलना कीजिएगा किससे, धमनी से, तो धमनी की तुलना में इसका जो भित्तिया होता है, लेयर जो होता है वो पतला होता है। शिराओं में ध्यान रखिएगा भाल्व होता है जो ब्लड नीचे नहीं आ जाए, ठीक है, जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देता है। बात समझे। देखिए देख लीजिए इसी तरह धक 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 करता है, ठीक है। तो हम लोग महसूस करते हैं इसी तरह हार्ट बार बार पंप करेगा। ये पंप करने का काम होता है ब्लड को हर एक पार्ट में पहुंचाना। अगर पंप नहीं करेगा तो ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे हृदय के बारे में। ये बिना रुके हुई, यही एक चीज़ है, एक सांस, और ये है जो कभी नहीं रुकता है, मतलब जब तक आपका लाइफ है तब तक ये हार्ट बीट बार बार इस तरह करते रहता है, ठीक है। और रुक जाएगा तो जिंदगी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। केशिकाएं किसे कहते हैं, तो देखिए आर्टरी जो है और भेन, एक हो गया आर्टरीज और एक हो गया भेन। अब आर्टरीज और भेन जो जुड़ा रहता है,
छोटा 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 नली से जुड़ा रहता है। या जब आर्टरीज यहाँ पे आया, ठीक है, आर्टरीज यहाँ पे आया, यहाँ पे O2 वाला ब्लड आया, अब बॉडी के सभी सेल में पहुँचाना है तो अकेले ही नहीं ना जाएगा, छोटा छोटा पतला पतला, ठीक है, नली में बढ़ जाता है, बहुत पतला पतला इस सेल में चला गया, ठीक है। और यहाँ से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये फिर क्या करेगा, फिर ये जो नली है पतरका नली, फिर यहाँ से पतला नली निकलेगा और ये पतला नली मिलकर एक मोटा पाइप बनाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। तो ये वेन हो गया। और यहाँ पे क्या था, आर्टरीज, देख रहे हैं दोनों जुड़ा रहता है। तो आर्टरीज से पतला पतला जो नली निकल रहा है ना, जो मतलब सभी सेल में जा रहा है, सभी सेल में ब्लड को पहुँचा रहा है। ये आर्टरीज तो नहीं पहुँचा पाएगा, आर्टरीज का काम है पूरा जो ब्लड है उसको ले आना। अब यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आ गया, अब इसको हर एक सेल में पहुँचाना है। उसके लिए किसका काम होता है, कैपिलरी का, कैपिलरी बोलते हैं हम लोग उसको, जिसको बोलते हैं केशिकाएं, बहुत पतला पतला होता है, ठीक है, सभी में पहुँच गया। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फिर पतला पतला जो नली होता है कैपिलरी, उसमें चला आता है, फिर कैपिलरी मिलकर किसका निर्माण करता है, वेन का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर द्वारा देख सकते हैं, यहाँ से आर्टरीज आया, ब्लड गया सेल में, ठीक है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर इधर से वेन जो होगा वो ब्लड को ले ले हमें, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले हार्ट में पहुँच जाएगा। तो ये हार्ट से आया, सेल में गया पाइप के द्वारा, जिसको कैपिलरी बोलेंगे, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड जो है, ठीक है, सेल जो है CO2 वाला दिया, CO2 को लेके ये ब्लड जो है ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ब्लड आ रहा है फिर जा रहा है, एक बार ब्लड ऑक्सीजन के साथ आ रहा है और जब जाएगा सेल से वापस तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा, जिसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी होगा, ठीक है। अब देखिए केशिकाएं किसे कहते हैं, तो धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती हैं, अभी आपको बताएं, जो पुनः अत्यधिक पतली नलिका में, एकदम पतला से पतला नलिका में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो सेल तक जो जा रहा है पतला पतला नली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केशिकाएं बोलेंगे, ठीक है। केशिकाएं क्या होता है तो बता दिए, ये फिर मिलकर क्या बनाएगा, शिरा को बना लेगा, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं, जो हृदय में रक्त को ले जाएगा, और ये रक्त में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो कैपिलरी का दोनों काम हो गया। जब आर्टरीज आएगा तो केशिकाओं में क्या होगा, टूट जाएगा, फिर केशिकाओं में अलग अलग हो गया, फिर केशिकाएं आगे जाकर फिर मिलकर क्या बनाएगा, उससे एक पाइप बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग शिरा बोलेंगे, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में पहुंचेगा, फिर हार्ट से लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। हृदय का कार्य क्या होता है, तो हृदय का कार्य हम लोग देख लेते हैं। हृदय का काम क्या होता है, हृदय शरीर का वह अंग होता है जो रक्त के परिवहन के लिए क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। पंप करेगा तबे रक्त का परिसंचलन हो पाएगा, परिवहन हो पाएगा। यह निरंतर लगातार धड़कते रहता है जब तक आपका जीवन रहता है, ठीक है, और यह पंप करता है, कभी भी रुकता नहीं है। हृदय का आकार कैसा होता है, तो अगर आप मुट्ठी को बंद कर रहे हैं, मुट्ठी को बंद कर रहे हैं और अंगूठा नीचे रख रहे हैं तो उसके जैसा होता है, ठीक है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, वक्ष गुहा आपको बता चुके हैं, उसी के अंदर हृदय भी रहता है, ठीक है। और जिसका निचला सिरा जो होता है थोड़ा बाई की, मतलब बाएं की ओर क्या होता है, झुका रहता है, थोड़ा सा ऐसे रहता है। देखिए बाएं की तरफ क्या होता है, अगर आपका बॉडी है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को देखिएगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, थोड़ा सा झुका रहेगा, ठीक है। इसका आकार मुट्ठी के समान होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें उंगली जो होता है भीतर की ओर क्या होता है, मुड़ा रहता है। अगला है हृदय कितनी कक्षों में बटा होता है, तो हृदय जो होता है 4 कक्षों में बटा होता है, ठीक है। 2 इधर कक्ष हो गया, 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 4 कक्षों में बटा होता है। तो हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 अक्ष जो होता है उसको अलिंद बोलते हैं, याद रखिएगा। ये वाला 1 और 2 को हम लोग बोलेंगे अलिंद बोलेंगे, ठीक है। और नीचे वाला जो कक्ष होता है उसको हम लोग बोलते हैं नीलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीलय। इसको 10th में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी 7 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो नीचे वाला जो कक्ष है उसको नीलय बोलेंगे और ऊपर वाला जो कक्ष है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अलिंद, ठीक है। अगला है कक्षों के बीच का जो विभाजन दीवार होता है। देखिए अब ये कक्ष जो है ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, इन दोनों के बीच में विभाजन है, क्योंकि इसमें जो ब्लड आ रहा है अलग ब्लड आ रहा है और इसमें जो ब्लड आ रहा है अलग ब्लड आ रहा है, ठीक है। एक में शुद्ध ब्लड है और एक में अशुद्ध ब्लड है, दोनों मिक्स नहीं हो जाए इसीलिए इसके बीच में वाल्व को लगाया गया है, ठीक है। तो कक्षों के बीच का जो विभाजन होता है, ठीक है, विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त, मतलब O2 वाला जो ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको मिलने से क्या करता है, रोकता है, इसीलिए बीच में क्या होता है, एक, ठीक है, एक दीवार होता है। अगला है हृदय स्पंद क्या होता है, तो आपको बता दिए हैं, जो दिल बार बार धड़क रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय स्पंद बोलते हैं। हृदय के कक्ष जो होता है वो पेशियों से बना होता है, ठीक है।
यह पेशी लयबद्ध रूप से संकुचन और विसरित होते रहता है। जैसे आपको बताएं, एक बार सिकुड़ेगा और एक बार क्या होगा, फैलेगा। देखिए एक बार क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है, फैल रहा है। अब इसके सिकुड़ने और फैलने से आवाज निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं धक धक, और इसका आवाज होता है लब डब होता है। याद रखिएगा, दिल जब धड़केगा, हार्ट बार बार ऊपर नीचे करेगा, पंप करेगा, तो इसका जो आवाज होता है लब डब, क्या होता है, लब डब। इसी को हम लोग बोलते हैं कलेजवा जोन बा धक धक कर रहा था, लब डब की तरह आवाज आता है। ठीक है, तो इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग। यह लयबद्ध मतलब लगातार संकुचन करता है, सिकुड़ता है, और उसके बाद आने वाली लयबद्ध विश्रांति हो जाती है, मतलब फैल जाता है। एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा, और दोनों मिलकर जो है हृदय स्पंद मतलब हार्ट बीट कहलाता है। हार्ट बीट का मतलब हो गया एक बार सिकुड़ा और एक बार क्या हुआ, फैला। तो एक बार जब हार्ट सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में हम लोग हृदय स्पंद बोलते हैं, और इसके कारण एक आवाज निकलेगा लब डब लब डब। ठीक है, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता है, ये हमेशा धड़कते रहता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में से एक स्पंद उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब हृदय स्पंदन जो है उसमें से मतलब एक बार क्या होगा, एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा, तो उसको एक स्पंदन दर बोलेंगे। एक स्पंदन दर का मतलब हो गया एक बार सिकुड़ा और एक बार फैला। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर कहलाता है। अब एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में वो कितना बार धड़का, धड़कने का मतलब हो गया वो कितना बार सिकुड़ा और कितना बार फैला, एक यूनिट गिनेंगे। ठीक है, तो उस तरह वो कितना बार एक मिनट में कितना बार वो हृदय स्पंदन करता है, कितना बार धड़कता है, उसको हम लोग बोलेंगे हृदय का स्पंदन दर। हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो देखिए स्टेथोस्कोप होता है, ये आप जानते ही होंगे। स्टेथोस्कोप जो होता है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हृदय स्पंद को मापने के लिए। तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो कोई बीमारी हो, सबसे पहले आपके हार्ट बीट को चेक करता है, जी आपका हार्ट बीट जो है, हार्ट जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो हृदय स्पंद को चेक करता है, जी एक मिनट में वो तो थोड़ा सा ही से मिला लेगा, 10 सेकंड 5 सेकंड में ही वो मिला लेता है, जी आपका जो है जो हृदय स्पंद है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो इसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। यहाँ पे एक सुनने वाला डायफ्राम होता है, इसको छाती पर लगा दिया जाता है, और ये क्या करता है डॉक्टर अपने कान में लगा लेते हैं, जिसको सुरोतिका बोलते हैं। यही हो गया आपका ईयर वाला। ठीक है, तो इसको कान में लगा लिया जाएगा और इसको आपको हार्ट पे लगा दिया जाएगा, और इससे ट्यूब होता है, इस ट्यूब के रास्ते जो है ध्वनि जो है ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाता है, और यहाँ पे डॉक्टर साहब को समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आवाज़ कोई बढ़ा के देता है। ठीक है, इस तरह आप सुनिएगा तो कम आवाज़ निकलेगा, और दूसरा कोई तो पता ही नहीं चलेगा आपका हार्ट का बीट कैसे हो रहा है। तो इसके माध्यम से वो समझ जाएंगे कि आपका हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं है। अगला है, इसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है जो दूसरे सिरे पर 2 ईयरपीस लगे होते हैं। ये डायफ्राम हो गया और इसके सिरे पर 2 ईयरपीस लगा रहता है। ठीक है, इस तरह एनसीईआरटी में दिया है, इस तरह बना भी सकते हैं। ऊपर एगो ट्यूब टाइप का ले लीजिए, ठीक है, एक ऐसे कून टाइप का ले लीजिए, ऊपर से एक ट्यूब लगा लीजिए, एक पाइप से जोड़ दीजिए, और इस तरह सुनिएगा तो ये डायफ्राम का काम करेगा, ये वाला, और ये वाला आपका कान में सुनाई देगा, तो ये आपका स्टेथोस्कोप बन जाएगा। अगला है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो रक्त परिसंचरण का जो खोज किया था किसने किया था, विलियम हार्वे ने। अगला है, स्पंज और हाइड्रा में क्या परिसंचरण तंत्र होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रा में, और ये हो गया आपका स्पंज। स्पंज और हाइड्रा में क्या होता है, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, मतलब ब्लड वेसल होता ही नहीं है। तो इसमें कैसे अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो देखिए इसमें क्या करता है, पानी इंटर करता है। दोनों में क्या इंटर करता है, पानी। पानी इंटर करता है, पानी के साथ जो चीज़ इनको चाहिए वो मिल जाता है, और जो भी गंदगी होता है फिर पानी जब बाहर निकलता है तो इनके साथ ये गंदगी भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ये जिस जल में रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करता है और उनको भोजन देता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, जब जल बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। सब में देख रहे हैं, पोर होता है, इसमें पानी पास करेगा, ठीक है, इसको ऑक्सीजन दे देगा, भोजन दे देगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके और अपशिष्ट पदार्थ जो है टॉक्सिक पदार्थ को लेकर ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है, उत्सर्जन मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो सजीवों द्वारा जो कोशिका में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ है। अब कोशिका काम कर रहा है, कोशिका जब काम करेगा तो बहुत सारा कचरा बनेगा, जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, बहुत सारा टॉक्सिक पदार्थ बनता है। तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है, ठीक है, जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे उत्सर्जन प्रक्रिया। ठीक है, तो उत्सर्जन प्रक्रिया मतलब हमारे बॉडी से, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ को निकालना है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जन प्रक्रिया बोलेंगे। उत्सर्जन में जो भाग लेता है अंग, उसी को मिलाकर हम लोग बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में किडनी हो गया, ठीक है, मूत्रवाहिनी हो गया,
मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, ये सब क्या हो गया, इसका अंग हो गया। इस सब का काम है क्या करना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया क्यों अनिवार्य है? तो देखिए, अगर हम अपशिष्ट पदार्थ को अगर हम ब्लड से नहीं निकालेंगे तो सेल में जमा होते रहेगा। बात समझ रहे हैं? सेल में जमा होगा तो सेल क्या होगा, डेड कर जाएगा। तो जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है, आपको बता दिए हैं, और इन्हें निकालना बहुत ही जरूरी होता है। अधिकांश क्या होता है, यह जहरीला पदार्थ होता है और इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये जहरीला पदार्थ से सेल डैमेज हो सकता है, सेल मर सकता है। ठीक है, अगला है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को कौन छानता है? तो देखिए, रक्त का काम क्या है, याद रखिए, रक्त का काम ही नहीं है छानना। रक्त का काम है गंदगी को, जो है जो भी ब्लड में गंदगी है उसको क्या करता है, किडनी में लाता है। कहाँ पर लाता है? किडनी में। ठीक है, और किडनी क्या करता है, इसको छान देता है। ब्लड यहाँ से पास करेगा, किडनी क्या करेगा, छान लेगा, और यहाँ पे आपका शुद्ध ब्लड चल जाएगा फिर वापस, और यहाँ पे जितना भी गंदगी है वो हमारा मूत्र के रास्ते क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को कौन छानता है? तो विकक छानता है, जिसको हम लोग गुर्दा भी बोलते हैं। अगला है, जब रक्त दोनों विककों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जब रक्त विकक में पहुंचेगा तो इसमें अच्छा पदार्थ भी है, मतलब सही पदार्थ भी है, और इसमें हानिकारक पदार्थ भी है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ भी है। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है, फिर ब्लड में चला जाता है, जो सही पदार्थ है उपयोगी जो है, और जो अनुपयोगी है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो जल में घुल जाता है और अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रास्ते क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखो अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रास्ते कैसे बाहर निकलता है उसको समझ लीजिए। पहले आएगा किडनी में, किडनी इसको साफ कर दिया, यहाँ पे गंदगी, उस गंदगी को एक पाइप के द्वारा जमा करता है। कहाँ पर? मूत्राशय, जहाँ पे मूत्र जमा होता है उसको क्या बोलता है, मूत्राशय। अब मूत्र में बहुत सारा चीज़ होता है जो आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पाइप का काम है यहाँ से जो गंदगी है, जो मूत्र है, उसको ले आके और यहाँ पे जो एक थैली नुमा संरचना होता है, थैली होता है, उसमें जमा कर देना, जिसको मूत्राशय बोलते हैं। फिर मूत्राशय से क्या होगा, जो पेनिस होता है, ठीक है, उसके रास्ते आगे आएगा और यहाँ पे ओपन रहता है, जिसको हम लोग मूत्र रंध्र बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ से ठीक है यूरिन पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत रिलैक्स फील होता है। अगर यूरिन लग जाए और निकालने के लिए कोई सुविधा नहीं होता है ना, तो सबसे बड़का दुविधा हो जाता है ज़िंदगी का। और जैसे निकलता है, यूरिन हो या स्टूल हो, जैसे पास होता है बहुत खुशी महसूस होता है, बस बहुत रिलैक्स। उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर प्रेशर के साथ आ जाए तो उस समय कुछ भी नहीं दिखता है, दुनिया दिखता ही नहीं है। बस यही रहता है कि कब ये पास आउट हो जाए, और पास आउट होने के बाद इतना खुशी महसूस होता है, हाँ, बहुत खुशी महसूस होता है। छने हुए अपशिष्ट पदार्थ विककों से मूत्र वाहिनियों से होते हुए मूत्राशय में आ जाते हैं। बता दिया आपको। मूत्राशय का कार्य क्या होता है? मूत्राशय में क्या करता है, ये मूत्र को अपने अंदर रखता है, संचित करके रखता है। मूत्र मार्ग किसे कहते हैं? तो यह एक पेशी नली होता है जो मूत्राशय से जुड़ा होता है। जो मूत्राशय से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये पाइप का काम होता है, बस इसका काम है मूत्र को मूत्राशय में लाना। मूत्र रंध्र किसे कहते हैं? तो अब मूत्राशय से मूत्र बाहर कैसे जाएगा, तो इसके लिए एक मार्ग होता है जिसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। और मूत्र मार्ग के अगिल का जो टिप है वो खुला रहता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को पास करते हैं। उस जो टिप है उसको हम लोग बोलते हैं मूत्र रंध्र। ठीक है, तो मूत्र रंध्र किसे कहते हैं? यह मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा होता है जो खुला रहता है, उसे मूत्र रंध्र कहते हैं। इससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गए? उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन सा याद रखिएगा। विकक हो गया, विकक से किस में जाएगा, मूत्र वाहिनी में, उससे जाएगा मूत्राशय में, उससे जाएगा मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग से किस में जाएगा, मूत्र रंध्र। ठीक है, चलिए अगला है, एक वयस्क व्यक्ति जो होता है सामान्यतः 24 घंटे में कितना मूत्र निकालता है, कितना यूरिन पास करता है? तो 1 से 1.8 लीटर मूत्र निकालता है। ठीक है, अगला है, मूत्र में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो मूत्र में 95% H2 होता है, जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% अलग जो टॉक्सिक पदार्थ है वो होता है। ठीक है, अगला होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो तो यूरिन से भी निकलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पसीना से भी बहुत सारा गंदगी शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं और पसीना निकलता है, उससे बहुत सारा टॉक्सिक पदार्थ हमारे बॉडी से, शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। स्वेद, जिसको पसीना कहते हैं, क्या होता है? तो स्वेद में जल होता है और लवण होता है, जल होता है और लवण, और बहुत सारा इसमें गंदगी निकलता है। गर्मी के दिनों में प्रायः क्या होता है, पसीने के कारण कपड़ों में इस तरह नूनछरा पकड़ लेता है। ठीक है, सफेद धब्बा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नूनछरा। नूनछरा देखिए, नून मतलब क्या होता है, लवण। तो ये जो होता है सफेद धब्बा जो होता है वो किसके कारण, तो लवण के कारण, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नूनछरा धो लिया। क्या बोलते हैं, नूनछरा। तो नून मतलब क्या समझ गए, लवण। समझे? तो पहले का लोग देखिए कितना अच्छा नाम रखा है, नूनछरा। ठीक है, तो लवण है ये वाला। पसीना हमारे शरीर को क्या रहता है, ठंडा बनाए रखता है। अब देखिए, अपोहन किसको बोलते हैं, अपोहन।
अपवन विधि क्या होता है, जिसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। तो देखिए डायलिसिस क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों का किडनी खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है या कोई दिक्कत आ जाता है, तो उसको ब्लड को प्यूरिफाई कौन करेगा? तो ब्लड के प्यूरिफाई करने के लिए एक मशीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं? डायलाइजर। अब ये डायलाइजर जो है ये क्या करता है, यह किडनी का काम करता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी को ही हम लोग बोलते हैं अपवन। ये बॉडी में नहीं लगा रहता, ये बॉडी के बाहर रहता है। ठीक है, और इससे आपसे क्या होगा, आपका ब्लड इसमें जाएगा, फिर छन के ब्लड आपका आएगा, तो छन के आया, ठीक है, फिर ब्लड आपके शरीर में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवन विधि जो है यह क्या करता है, खून को साफ करता है। यह एक मशीन होता है जो गंदा खून को साफ करके फ्रेश खून आपके बॉडी में डालता है। ये बॉडी के अंदर नहीं होता है सफाई, ये बॉडी के बाहर होता है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा मशीन होता है। ठीक है, तो जब कृत्रिम विवेक द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है, इस प्रक्रिया को अपवन बोलते हैं। इससे क्या होता है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, बार बार डायलिसिस कराता है, किसी को रोजाना कराना पड़ता है, किसी को 2 दिन पर, किसी को 3 दिन पर, किसी को 4 दिन पर, इस तरह आपको ब्लड के हिसाब से साफ कराना पड़ता है। ठीक है, तो वो तय होता है आपके अंदर कितना गंदगी बन रहा है। इससे विवेक संबंधी रोगों का जीवन काल में क्या होता है, थोड़ा सा वृद्धि बढ़ जाता है। मानव द्वारा उत्सर्जित जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें क्या प्रमुख होता है, तो उसमें यूरिया होता है। तो जो हम लोग यूरिन पास करते हैं उसमें अधिक क्या होता है, यूरिया होता है अपशिष्ट पदार्थ में। मछली का अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है, तो मछली जैसा जो जलीय जंतु होता है उसके कोशिका से अपशिष्ट उत्पादों का अमोनिया के रूप में, याद रखिएगा, मछली का जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो क्या होगा, अमोनिया। ठीक है, और जो पक्षी होता है, छिपकली होता है, सर्प होता है, जैसे जो कीट है, जंतु है, उसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा उसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल याद रखिएगा। तो पक्षी, छिपकली, इस समय क्या आएगा, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। और मछली में कौन आएगा, अमोनिया। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है पादप में उपस्थित मूल रोम क्या होते हैं, तो देखिए एक होता है जड़, और जड़ से ये जो केस की तरह जो निकला रहता है इसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं, मूल रोम। ठीक है, यही क्या करता है, पानी को या खनिज को क्या करता है, सोखता है। ठीक है, पादप मूलों या जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित किया जाता है। मूल में जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम जल में घुले हुए खनिज को क्या करते हैं, पोषक पदार्थ को सोखते हैं। जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्या होता है, बढ़ा देता है। देखिए अगर एक रहेगा, ऐसे रहेगा तो यहीं से ना पानी खींचेगा, और इसमें मूल रोम बहुत सारा अधिक होगा तो यहाँ से भी पानी जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो क्या करेगा, सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो अधिक से अधिक पानी खिंचाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा फायदा, पतला पतला होता है, कहीं पे भी घुस जाएगा, वहाँ से पानी को क्या करेगा, चूस लेगा, सोख लेगा। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। अगला है पदार्थ में उपस्थित जाइलम क्या होता है, तो देखिए आपको जाइलम फाइलम के बारे में पहले बता चुके हैं। ठीक है, प्लांट में 2 तरह का नस होता है, 2 तरह का नली होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फाइलम। ठीक है, तो देखिए पदार्थ में उपस्थित जाइलम का क्या होता है, पादपों में जल और पोषक, जल को जो ले जाता है उसको जाइलम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पादपों में जल पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है, जो नली होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं, हिंदी में इसको दारू बोलते हैं। ठीक है, जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बना होता है, बहुत सारा जाल होता है, नली होता है, जो मूल को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को जोड़ता है। पत्ता जुड़ा रहेगा, तना जुड़ा रहेगा, सभी भाग इससे जुड़ा रहेगा, क्योंकि सभी को क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, और पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। तो जाइलम से याद रखिएगा, जाइलम क्या करेगा, पानी का संवहन करता है, पानी को पहुंचाता है। ठीक है, पादप के अलग अलग भागों में। फ्लाइम क्या करता है, फ्लाइम जो होता है ये क्या करता है, ये जो होता है ये क्या पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है, याद रखिए क्या पहुंचाता है, खाना। तो पादप के अलग अलग भागों में क्या पहुंचाएगा, खाना पहुंचाएगा। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जाइलम जो होता है ना, जाइलम एक तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जबकि फाइलम जो होता है नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है। ठीक है, नीचे सामान ऊपर ले जाएगा खाना पकाने के लिए, फिर ऊपर जब खाना पक जाएगा तो ऊपर से नीचे ले आता है। ठीक है, तो जाइलम जो होता है दोनों रूप से काम करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो इसमें 2 वे फ्लो होता है और इसमें जो होता है 1 वे फ्लो होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पादपों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन आपको बता दिए हैं। पत्ता जब पानी को वाष्पित करता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको क्या करता है, वाष्पित करता है। तो वाष्पित करता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, वाष्पित करता है रंध्र के द्वारा, इसी रंध्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बता दी। अब इससे फायदा क्या होता है, देखिए एक तो फायदा होता है जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होगा तो जो पादप है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, ठंडा होता है, रिलैक्स हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होगा पानी ऊपर की ओर मुड़ेगा तो जड़ में एक खिंचाव बल आ जाता है, जड़ में एक खिंचाव बल आ जाता है, ये पानी के खींचने का क्षमता इसका बढ़ जाता है। तो अगर प्लांट में वाष्पोत्सर्जन होगा तो प्लांट में एक क्षमता आ जाता है जिससे वह पानी को खींचने में अधिक से अधिक उसको ताकत मिलता है। ठीक है, तो पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र से जो जल वाष्पित होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, आपको बता दिए हैं।
पत्तियों में जल के वाष्पन से क्या होता है, चूषण अभिकर्षण मतलब खिंचाव बल आ जाता है। पत्ती से जैसे ही वाष्पन आएगा तो क्या होगा, चूषण बल आ जाएगा, खिंचाव बल आ जाएगा किस में, जड़ में, और जड़ जो होगा अधिक से अधिक पानी को क्या करेगा, खींचेगा। वाष्पोत्सर्जन पादप को क्या रखता है, ठंडा रखने में सहायक होता है, बता दिए आपको। विशाल जो पेड़ होता है उसमें बहुत ऊंचाई तक जल का जो खिंचाव होता है इसी के कारण होता है। जितने वाष्पोत्सर्जन होगा खिंचाव बल आएगा पौधों में और इसके कारण वो पानी को अधिक से अधिक खींच पाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या कमी रहा, क्या आप सीख पाए, क्या नहीं सीख पाए, इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे अगले वाले वीडियो में उसको सॉल्व करने का। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।